नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज लेकर चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। कठिन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं जो अक्सर हम लोगों के स्कोर को कम कर देते हैं और सिलेक्शन से रोकते हैं। उन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं और यह वीडियो आप हमें यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे और यह वीडियो हमारे ऐप वाले मित्रों के लिए भी अवेलेबल रहेगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सचेत कर दूं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रॉपर आप तैयारी नहीं करेंगे तो हर बार वैकेंसी आएगी और हर बार वैकेंसी हाथ से निकलती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा, ओवर एज हो जाएंगे और जॉब का जो आपका टारगेट है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए तैयारी को प्रॉपर जरूर करें। आज ही डाउनलोड करें डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को, क्रिएट अकाउंट करें। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी आदि में सिलेक्ट हैं, केवीएस एनवीएस आदि में। इसके अलावा एलटी की अगर बात करें तो हर तीसरा और चौथा स्टूडेंट प्री क्वालिफाई हुआ है, तो आप भी जुड़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। इसके जो पहले के क्वेश्चन है, अब आप कहेंगे कि 40 तो एक से लगाकर जो 39 तक के क्वेश्चन है वो सारे ही प्रैक्टिस सेट में गए हुए हैं। जो लोग आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हमारा ऐप पर देखते हैं, उसी के हमने ये 40 क्वेश्चन से लेके और 70 क्वेश्चन तक लेके रखे हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है, इन विच द फॉलोइंग इज एन अट्रैक्टो अटैक्टो स्टील फाउंड। जो अटैक्टो स्टील है वो पाई जाती है। ध्यान में, अटैक्टो स्टील क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अटैक्टो स्टील का मतलब होता है टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनका एक प्रकार है जिसे अटैक्टो स्टील कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, तो जब हम देखते हैं कि प्लांट जो एंजियोस्पर्म है, जो मोनोकाट होते हैं। मोनोकाट का मतलब जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, यानी जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्या होता है, स्कैटर्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, यानी बिखरे रहते हैं। क्या रहते हैं? बिखरे रहते हैं। ठीक है, कहाँ? जनरली ये कॉर्टेक्स में और बिखरे रहते हैं, कॉर्टेक्स में बिखरे। जबकि अगर डाइकॉट की बात करें, डाइकॉट का मतलब अगर हम द्विबीजपत्री पौधों की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? अरेंज इन ए रिंग। अरेंज इन ए रिंग, ये एक रिंग में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो जो ये वैस्कुलर बंडल बिखरे रहते हैं, इन्हीं को हम अटैक्टो स्टील के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अटैक्टो स्टील के नाम से जानते हैं। नया वर्ड है, हो सकता है बहुत सारे मित्र इस वर्ड को पहली बार सुन रहे हों, इसीलिए मैंने ये डिटेल बताया कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि एग्जामिनर पेपर जो सेटिंग करता है वो कभी कभी यूट्यूब से भी क्वेश्चन उठाता है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। नई नई चीजें, नए नए क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। अटैक्टो स्टील तो ये कहाँ पाया जाता है? जो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, इस कंडीशंस को हम अटैक्टो स्टील के अंतर्गत रखते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? मोनोकॉट स्टेम में। जबकि डाइकॉट स्टेम में कंडीशन जो होती है उसे यू स्टील के नाम से जानते हैं। यानी जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो अरेंज्ड इन ए रिंग, एक रिंग में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये भी यू स्टील के अंतर्गत आएगा। टेरिडोफाइट में एक्चुअली में प्रोटो स्टील देखने को मिलता है, सिंपल प्रकार, तो प्रोटो स्टील। ठीक है, तो ऑप्शन हम बी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन पर। व्हाट इज द डिसॉल्व टू द सेपरेट टिश्यू ड्यूरिंग द मैसरेशन प्रोसेस? मैसरेशन प्रोसेस में कहता है कि जो डिसॉल्व होता है, जो मैसरेशन क्या होता है? मैसरेशन का मतलब आप समझ लीजिएगा, बाय द वे अगर कंफ्यूजन हो। मैसरेशन का मतलब ये होता है कि जो लेयर्स होती हैं वो पृथक पृथक होती हैं, या जो सेल्स होती हैं वो पृथक पृथक होती हैं, या पकना मैसरेशन कहलाता है। तो जो मैसरेशन होता है, डिसॉल्व सेपरेट टिश्यू, जो मैसरेशन के बाद क्या होती है, कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। तो जो
डिसॉल्व होते हैं, टिश्यूज घुलते हैं और नष्ट होते हैं, और वो कोशिकाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं मैसेरेशन प्रोसेस के बाद, तो वो कहाँ हो देखने को मिलती है? कहता प्राइमरी वाल में, या मिडिल लैमेला में, सेकेंडरी वाल, या प्लाज्मा लेमा। एक्चुअली मैसेरेशन प्रोसेस यहाँ क्या है? फ्रूट राइपिंग से मतलब है। किससे मतलब है? फ्रूट राइपिंग। राइपिंग का मतलब फल पकने से मतलब है। और फल पकने में जो मिडिल लैमिला होता है, क्या होता है? मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला क्या होता है? वीक होता है, कमजोर होता है। और वीक और कम, एक्चुअली मिडिल लैमिला किसका बना होता है? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मिडिल लैमेला किसका बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। तो ये क्या होता है? फ्रूट राइपिंग के समय क्या करता है? दोनों कंडीशंस होती हैं। जब फ्रूट राइपिंग होती है तो वो आर्टिफिशियली, जैसे अब केला वगैरह है तो वो तो पके नहीं, कच्चे आते हैं, उनको हम केमिकल्स छिड़क कर, इथाइलिन जो होता है वो छिड़क कर पकाते हैं। और या फिर नेचुरल, पेड़ में जैसे लगे लगे फल पक जाते हैं, नेचुरल। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो पैक्टेट होती है, ये जो पैक्टेट होती है, ये डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, घुलने लगती है, जिससे जो कोशिकाएं होती हैं जो चिपकी रहती हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। जो फ्रूट है या फल है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? नर्म, सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग पके फल खाते हैं। केला कच्चा खाएंगे कितना हार्ड होता है, ठीक है? आम कच्चा खाएंगे कितना हार्ड होता है। लेकिन जब उसकी मिडिल लैमेला, जो सेल मिडिल लैमेला कहाँ पाई जाती है? तो प्राइमरी जो वाल होती है, सेल वाल जो होती है, और सेकेंडरी के बीच में मिडिल लैमेला देखने को मिलती है। ठीक है? तो कंडीशंस कहाँ से ये संबंधित है? भी, ठीक है, जिसके कारण फ्रूट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। यदि आपकी कोई क्वेरी है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से, तो ये नंबर है, आप इस पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और आप हमें डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी डॉट इन पर भी लॉग इन कर सकते हैं। वेबसाइट है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, www.drnotsbiology.in पर हमें मेल कर सकते हैं, हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। इन विच प्रोसेस आर हाइड हाइडेथोट्स यूटिलाइज। हाइडेथोट्स जो होते हैं किस क्रिया में यूटिलाइज का मतलब प्रयोग होता है? तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए हाइडेथोट्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ जो कुछ बिसल्स होती हैं वो लूजली अरेंज रहती हैं, विशेष संरचना बनाती हैं, इसे हाइडेथोट्स के नाम से जानते हैं। तो ये हाइडेथोट्स एक्चुअली में कहाँ पाया जाता है? अच्छा, हाइडेथोट्स को और किसके नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज, इसको प्राय हम किसके नाम से जानते हैं? वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं। वाटर स्टोमेटा नहीं, रंध्र नहीं, वाटर स्टोमेटा भी कुछ वैज्ञानिक इसको कह देते हैं। विशेष शब्द है वाटर स्टोमेटा। तो बाय द वे मान लो कभी पूछ दे कि वाटर स्टोमेटा शब्द या जलीय रंध्र के नाम से किसको जानते हैं? तो हाइडेनथोट्स को जानते हैं। ठीक है? हाइडेनथोट्स एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कहाँ पाई जाती है? लीफ के मार्जिन पर पाई जाती है, या लीफ के किनारों पर हमें हाइडन थॉट्स देखने को मिलता है कुछ पौधों में। इससे क्या होता है कि जो वाटर होता है, वाटर कैसे आता है? ड्रॉप के रूप में बाहर आता है। तो जब देखना सर्दियों में आप देखेंगे, जब खेतों में जाएंगे तो अ, ओस की बूंदें ऐसी दिखाई देती हैं, वो एक्चुअली में यही हाइडन थॉट्स होता है। और इसमें मिनरल्स आदि भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है? तो ये किस में भाग करता है? तो हाइडन थॉट्स गटेशन में पार्टिसिपेट करता है। गटेशन, इसको हिंदी में बिंदु स्राव के नाम से जानते हैं। तो जो लोग हमारे मित्र हैं, एलटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जरूर पढ़ के जाइएगा। ट्रांसपीरेशन, देखिए यहाँ तीनों टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे ट्रांसपीरेशन पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो ट्रांसपीरेशन जो है वो नेसेसरी एविल है। मतलब नेसेसरी का मतलब आवश्यक बुराई है। आप ये सिद्ध करिए कि ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। ये ऐसा क्यों कहा जाता है? ये हो सकता है एलटी मेंस में ही आ जाए। ठीक है? गटेशन पे टिप्पणी लिखने को आ सकती है, व्हाट इज गटेशन, क्या है? ठीक है? और फोटोसिंथेसिस में तो हमने आपको बताया था कि इसमें आपको पढ़ के जाना है। जैसे हमने भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो जीआईसी का मेंस हुआ था 2000
22 में शायद हुआ था, 21 या 22 में हुआ था मेंस। तो उसमें पूछा था जेड स्कीम, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूछा था, ये वो क्वेश्चन आया था। तो फोटोसिंथेसिस से एक ना एक क्वेश्चन जरूर उठाएगा। देखिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए तो रामबाण है। दो क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। फोटोसिंथेसिस इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी दे रहे हो पीजीटी दे रहे हो असिस्टेंट, फोटोसिंथेसिस से एक या दो क्वेश्चन कंपलसरी है एग्जाम में पूछना। तो ये चैप्टर तो ऐसा है कि आप रट्टा लगा के चाहिएगा, इन प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करता है। यहाँ मल्टीपल साइकिल है, C2 है, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, कैम्प साइकिल है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के साइकिल है जिनमें कंफ्यूजन होता है। प्राइमरी स्टेबल मतलब प्राइमरी स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, किस संरचना में पाया जा रहा है, मीजोफिल सेल में पाया जा रहा है या बंडल ऑफ सीट। ये तो इस तरह से बहुत कंफ्यूजिंग करता है, तो इनको जरा रट्टा मार के जाइएगा। और बाकी तो मेंस के लिए, एलटी मेंस के लिए C2 C3 C4 कैंप, इनमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछेगा ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गटीशन। ट्रांसपिरेशन तो आप सब जानते हैं, जो वाटर लॉस होता है एज वेपर, वेपर के रूप में होता है, यानी भाप के रूप में होता है। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, तो जनरली स्टोमेटा प्राइमरी ऑर्गन्स है। इसके अलावा आप जब पढ़ेंगे तो लेंटिकल भी है, क्यूटिकल जब फट जाती है तो एपिडर्मिस से निकलता है। तो वो तो फिर क्या है, मेन जो है सबसे ज्यादा स्टोमेटा से होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो आप सब जानते ही हैं, प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन आप जानते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, थ्रो विच टिश्यू डज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप अकर्स। थ्रो विच टिश्यू डज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप अकर। जो एसेंट ऑफ सैप पढ़ा होगा, प्लांट फिजियोलॉजी में एक टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप, तो उसमें ये बताता है कि किस प्रकार से जो भोजन होता है या होता है वो किस तरह से मूवमेंट करता है एसेंट ऑफ सैप में। तो वो में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो वो है जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। एसेंट ऑफ सेप में कौन मुख्य भूमिका निभाता है, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स। नॉर्मल क्वेश्चन था। और मैं आपको जानकारी दे दूं, एक जानकारी भी ले लीजिए कि हमारा जो लक्ष्य बैच है, यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान में रखना, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, आरपीएससी की कर रहे हैं और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी स्टेट की कर रहे हैं या उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, आज ही बैचेस को लीजिए। और ये ऑफर के बाद केवल 1199, इतनी कम फीस है कि एक माह जो आपके यहाँ होम ट्यूशन टीचर छोटे बच्चों या एलकेजी वाले को पढ़ाने आता होगा, वो भी होम ट्यूटर 1,500 से 2,000 रुपए मंथली चार्ज करता है। यह हम आपको कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, इतना मिनिमम रेट पर। वो टारगेट यही है कि हर वो स्टूडेंट हमारा सेलेक्ट हो जो संसाधनों के अभाव में है। तो इसमें आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल होंगी, सारी की सारी एमसीक्यू क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर क्लास अवेलेबल रहेंगी, और सारे के सारे एक पीडीएफ की बुक की लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी, डिस्कशन ग्रुप सब आपको अवेलेबल रहेगा। दूसरा, आप चाहे लक्ष्य बैच लें चाहे विजेता बैच लें, सारे कॉम्बो बैच ही हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि यदि आप टीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, जीआईसी का देने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी स्टेट का एग्जाम देने वाले हैं बायो का, प्रैक्टिस फ्रीडम प्रैक्टिस बैच ऑफर में 599 का जरूर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, आप लाख तैयारी कर लीजिए, यदि आप आउटपुट अपना नहीं चेक करेंगे तो सफलता हाथ नहीं लगनी है। ठीक है, जैसे कि फील्ड में बता दिया गया कि बॉल आएगा, गेंद मारनी, बल्ला। जब तक अभ्यास नहीं होगा क्वेश्चन का, टॉपिक अच्छे से तैयार है, मैं मानता हूं आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, टॉपिक तैयार है आपका पूरा प्रोटोजोआ पढ़ा हुआ है, मगर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जरा भी शब्द को घुमा दे रहा है, मतलब डाटा इधर उधर कर दे रहा है, या एक ही तरह के ऑप्शन दे दे रहा है, आप क्वेश्चन गलत करके आते हो, और एक एक क्वेश्चन से आप अंदर हो जाते हैं और एक क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए दो ही चीजें, या तो सिलेक्टेड या नॉन सिलेक्टेड। अब वो कितने नंबर से रुका वो कोई मायने नहीं रखता, अंदर या तो बाहर। प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि
अगर प्रैक्टिस सेट लेंगे तो जैसे फ्रीडम प्रैक्टिस बैच है, तो देखिएगा हमने इतने ढेर सारे प्रैक्टिस सेट आल टेस्ट, ये आल टेस्ट पे जाएंगे, ये वेबसाइट है, हमारे ऐप पर भी सेम है, और यहाँ क्लिक करेंगे फ्रीडम, देखेंगे यहाँ प्रोटोजोला यूनियन, इस तरह से हमने सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए हैं। और ये आज का जो टेस्ट है वो 6 बजे ये ऑन होगा, टेस्ट अभी इनएक्टिव है, 6 बजे एक्टिव होगा प्लांट एनाटॉमी का। 70 क्वेश्चन दिए हैं, और इन्हीं में से क्वेश्चन है आज के, और ये देखेंगे सब कुछ आपको अवेलेबल है। और बस करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, बस जाना है स्टार्ट टेस्ट पे जाना है। जैसे ही स्टार्ट टेस्ट पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका बोलेगा, बस यहाँ आप प्रोसीड पे जाना है, प्रोसीड पे जाने पे यहाँ टिक करना है और स्टार्ट टेस्ट कर देना है। इस तरह से जैसे कोरल रीफ्स आर फॉर्म बाय टीजीटी, हमने पूरी कोशिश की, इस तरह से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप आगे पीछे क्वेश्चन करके दे सकते हैं। जैसे आ, मान लेते हैं हमने ये लगाया और यहाँ गए, आप एक एक करके जाते जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे, और ऐसे मैं ऐसे ही रैंडमली मार रहा हूँ, ये ऐसे जैसे जा रहा है, ये आपने दिया तो वो बताएगा कौन आपने किया, कौन सा छोड़ा, किस में क्या किया, ये जैसे ये जीआईसी में आया था, मतलब ये हमने लगा दिया, ठीक है। और बस जब सब सारे हो जाएंगे, इसका मतलब आंसर नॉन आंसर, और जब हो जाएंगे सबमिट टेस्ट पे जाएंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही वो सारा स्कोर आपको बताएगा, सारा फीडबैक आपको बताएगा, आपने कितना समय लिया, क्या किया, वो सब कुछ आपको बताएगा, कितने सही किए, क्वेश्चन वाइज बताएगा कि सही आंसर क्या, सब्जेक्ट वाइज बताएगा, टाइम वाइज बताएगा, चैप्टर विद टॉपर कौन कौन सा टॉपर रहा, स्कोर के बारे में बताएगा, सारी कुछ जानकारी ये आपको देगा, ठीक है। और आप सॉल्यूशन पे जाएंगे तो देखो ये बता रहा है कि यहाँ जो है हमने डी किया, डी, और जो गलत किए होंगे वो गलत बता, वो सारा बताएगा सही क्या है, और जैसे जिस पे हम टिक किए होंगे तो बताएगा वो गलत कौन सा है, वो रेड बन के आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कल मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्क सेल। कहता है जो कॉर्क सेल है उसका अभिलक्षण लक्षण क्या है कॉर्क सेल का। तो कहता है ये कॉर्क जो सेल होती हैं वो लिविंग और थिन वॉल्ड होती हैं, यानी जीवित और पतली भित्ति वाली होती हैं, डेड एंड सुबराइज्ड होती हैं, यानी मृत होती हैं, और उसमें सुबेरिन का जमाव होता है। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। एक्चुअली में ये सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं, और इनमें सुबेरिन का जमाव होता है। और ये सुबेरिन जो होता है, ध्यान में रखना, जो सुबेरिन होता है ये एक प्रकार का वॉक्स प्लस फैटी एसिड, ध्यान में रखना, वॉक्स और फैटी एसिड, और इसके अलावा इनका जो मेल होता है वही सुबेरिन कहलाता है। और ये क्या करते हैं, सेल को इम्परमिएबल बना देते हैं, इम्परमिएबल का मतलब अपारगम बना देते हैं। तो ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 45 पर चलते हैं, कहता है हाउ द प्रोटोजाइलम लैकुना फॉर्म इन मोनोकाट स्टेम। मोनोकाट स्टेम यानी एक बीजपत्री में जो प्रोटोजाइलम लैकुना बनता है वो किससे बनता है। तो एक बीजपत्री में जो मोनोकाट यानी एक बीजपत्री में प्रोटोजाइलम लैकुना बनता है वो किसके कारण बनता है। कहता है बाई एक्टिव डिवीजन, सक्रिय विभाजन के द्वारा, या बाई डिसइंटीग्रेशन ऑफ सम प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। एक्चुअली में जो प्रोटोजाइलम होता है वो कुछ उसके एलिमेंट सेल्स नष्ट हो जाती हैं जिससे स्पेस उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रोटोजाइलम लैकुना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 46। कहता है वेयर आर बॉर्डेड पिट्स मोस्ट कॉमनली फाउंड इन। एक्चुअली में जो बॉर्डेड पिट्स होते हैं वो जनरली किस में देखने को मिलते हैं, बॉर्डेड पिट्स। तो बॉर्डेड पिट्स जो है, तो ध्यान में रखना, जो वेसल जो ट्रैकिड्स आदि होते हैं उसमें इस तरह का जमाव होता है, और कहीं कहीं ये पतली संरचना बना देते हैं, ये गहरे, इसी को हम बोलते हैं बॉर्डेड पिट्स। तो जो बॉर्डेड पिट्स होते हैं, पिट्स होते हैं, ये जनरली किस में जनरली पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। तो कहता है एंजियोस्पर्म वेसल्स में या जिम्नोस्पर्म ट्रैकिड्स में। तो ये जिम्नोस्पर्म ट्रैकिड्स में बॉर्डेड पिट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बॉर्डर्ड स्पिट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, इन्फिल्ट्रेशन का करना है। इनका कार्य क्या है,
इन्फिल्ट्रेशन, और एक्चुअली में ये स्पेशल कैविटी होते हैं, स्पेशल कैविटी होते हैं। कहाँ? लिग्निफाइड सेल वॉल ऑफ जाइलम, जाइलम के सेल वॉल पर लिग्निफाइड जो होती हैं, जहां लिग्निन का जमाव कम होता है तो वहां ये बन जाते हैं पिट। और ये क्या करते हैं? वाटर फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो कहाँ देखने को मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म ट्रैकिट्स में। इसके अलावा एंजियोस्पर्म में रेयर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लांट रूट पॉकेट्स फाउंड इंसिटेड ऑफ ए रूट कैप। कहता है कि जो रूट पॉकेट हैं पाए जाते हैं रूट कैप की जगह। रूट कैप क्या होता है? तो जो जड़ें होते हैं, स्थलीय पौधे होते हैं, उन पर इस तरह की एक संरचना पाई जाती है जिसे रूट कैप के नाम से जानते हैं, या मूल गोप बोलते हैं हिंदी में। मूल गोप के नाम से जानते हैं रूट कैप को। तो कहता है कि इसके स्थान पर कुछ जड़ों पर विशेष प्रकार का एक कैप पाया जाता है जिसे हम रूट कैप के नाम से जानते हैं। तो ये रूट कैप किस में पाया जाता है? तो एक्चुअली में रूट कैप जो एक्वोटिक प्लांट होते हैं, एक्वोटिक जो प्लांट होते हैं, यानी जली जो पौधे होते हैं, जली पौधों की जड़ों पर, चूंकि देखिए रूट कैप का कार्य क्या है, तो रूट कैप का मुख्य कार्य है जो जड़ वृद्धि कर रही होती है। अब ये जैसे मान लेते हैं ये मिट्टी है, मिट्टी में जड़ वृद्धि कर रही होती है, तो रूट कैप क्या करती है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनको बचाता है, क्षतिग्रस्त नहीं होते। क्योंकि जड़ कहाँ जा रही है? मिट्टी में, मिट्टी में पत्थर भी है, चट्टान भी है, उसके अंदर जड़ जा रही है, तो जड़ क्या हो जाएगी? क्षतिग्रस्त हो जाएगी, पौधा सूख जाएगा। तो रूट कैप उसे क्षतिग्रस्त होने से बचाती, सुरक्षा करती है। लेकिन जली पौधों में पौधे मिट्टी में तो जा नहीं रहे, वो पानी में ही जड़ है, तो रूट कैप की जरूरत ही नहीं, तो इसको हटा दिया गया प्रकृति के द्वारा। इसकी जगह विशेष संरचना लाई गई, रूट कैप की जगह लाया गया क्या? रूट पॉकेट। क्या लाई गई? रूट पॉकेट। तो एक्वोटिक प्लांट में रूट पॉकेट पाई जाती है, यहाँ कैप लिख दिया था, रूट पॉकेट पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाएगी? तो फाइकस क्या है? फाइकस किसको बोलते हैं? तो फाइकस जैसे बरगद आदि है, पीपल है, ठीक है, बरगद है, तो छोड़ो इसको। तो ये कैसा स्थलीय पौधा? जी मेज मक्का स्थलीय पौधा है। मैंग्रोव प्लांट ये दलदली भूमि पर उगते हैं। अब आया पिस्टिया। पिस्टिया क्या है? एक एक्वोटिक प्लांट है, यानी एक जलीय पौधा है। तो रूट पॉकेट किस में पाया जाएगा? पिस्टिया में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। कहता विच सब्सटेंस इज सीजनली डिपॉजिटेड इन सीप प्लेट्स। कहता है कि वह पदार्थ कौन है जो सीजनली, सीजनली का मतलब एक मौसम के बाद सीप जो प्लेट्स होती है, सीप प्लेट्स का जाइलम से संबंधित है। तो वो जो सीप प्लेट्स होती है, ठीक है, जो सीप प्लेट्स होती है, सीप ट्यूब जानते हैं? सीप ट्यूब, या वो सॉरी जाइलम से नहीं, फ्लोएम से संबंधित है। तो उसमें क्या होता है? सीप प्लेट्स में कुछ पदार्थों का जमाव होता है, ठीक है, जिससे सी प्लेट्स का निर्माण होता है। तो वो कौन सा पदार्थ? कहता है लिग्निन का जमाव होता है, कैलोज या सुबेरिन या पैक्टिन। तो उसमें कैलोज का जमाव होता है। किसका जमाव होता है? कैलोज का। एक्चुअली में कैलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एक्चुअली में इसको बोलते हैं, अगर फार्मूला देखेंगे, बीटा 13 ग्लूकान। ठीक है, बीटा 13, ये 3 लिखा है, 3 ग्लूकान। ठीक है, और ये कैसे होता है? ये सी प्लेट पर ये जो कैलोज होता है इसका जमाव होता है। फ्लोएम में सी ट्यूब पाई जाती है, उसमें इसका जमाव होता है। और कब होता है? ऑटम के समय या विंटर सीजन में। विंटर सीजन का मतलब सर्दियों में पौधे में इसका जमाव होता है। और इससे क्या होता है? कैलस पैड बन जाता है। ध्यान में रखना, क्या बन जाता है? कैलस पैड बन जाता है। कैलस पैड बन जाता है। तो ऑप्शन किसका जमाव होता है? कैलोस का। क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉर्मली absent इन। द्वितीयक वृद्धि जनरली किसमें अनुपस्थित होती है? तो सेकेंडरी या द्वितीयक जो वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ है वो डाइकॉट में जनरली पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ देखिए किस में पाई जाती है? डाइकॉट में। लेकिन absent किस में होती है? तो हरदम ये मोनोकॉट में और होता है, अनुपस्थित होता है। मोनोकॉट में द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है,
इंट्राजाइलरी फ्लोएम या इंटरनल फ्लोएम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विच फैमिली। इंट्राजाइलरी फ्लोएम जो होता है, इंट्राजाइलरी फ्लोएम का मतलब जो जाइलम के अंदर बनता है फ्लोएम, उसे इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं या इंटरनल फ्लोएम बोलते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक फैमिली फीचर किस फैमिली का है? तो जिनमें बाई कोलेट्रल, ध्यान में रखना, यहां से पकड़ में आएगा, कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, पहले ये समझ लो। बाई कोलेट्रल जो वैस्कुलर बंडल है वो किस में देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है सोलेनेसी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में, एपोसाइनेसी में, एपोसाइनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। इसके अलावा कान्वो वो लेसी फैमिली में देखने को मिलता है। इसके अलावा मार्टेसी एसी फैमिली में, इन फैमिलियों में देखने को मिलता है। बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल जब आप देखते हैं तो इसमें क्या होता है, बीच में ये जाइलम होता है और दोनों तरफ ये फ्लोएम होता है और ये कैम्बियम होती है, यही तो होता है बाइकोलेटरल। ठीक है, तो बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल में ये देखिएगा आउटर फ्लोएम है, लेकिन जाइलम के बाहर फ्लोएम है, और ये जाइलम के अंदर फ्लोएम है, ये इनर फ्लोएम है। तो ये कंडीशन बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल तो कहां देखने को मिलता है? सोलेनेसी में। तो किस फैमिली में बोलेंगे? सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ये क्वेश्चन जो अब स्टार्ट हुए हैं ये इतने कठिन क्वेश्चन है कि अगर आप इनको रट्टा नहीं लगाए तो भूल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अब दे रहे हैं ये सिर्फ रट्टा लगाने लायक है, तो रट्टा लगाइएगा इनका। व्हाट टाइप ऑफ द एनोमाइलस सेकेंडरी ग्रोथ, यानी जो असामान्य द्वितीयक वृद्धि इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ बोगनविलिया। जो बोगनविलिया होते हैं, बोगनविलिया में जो असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है इस तने में, वो किस प्रकार की असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है? कहता है फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव रिंग एंड एसेसरी कैम्बिया, कैम्बिया का मतलब कैम्बियम, या प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी बंडल, या प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल, या इंक्लूडेड फ्लोएम इंट्राजाइलरी फ्लोएम फॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? तो इसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव रिंग। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव रिंग्स ऑफ एसेसरी कैम्बिया। ध्यान में रखना, एक्चुअली में जो प्राइमरी कैम्बियम होती, एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, जो प्राइमरी कैम्बियम होती है, अब ये बहुत लोगों के तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे, दिमाग से परे होंगे। ठीक है, प्राइमरी जो कैम्बियम होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी थोड़े समय तक रहती है और नष्ट हो जाती है। फिर उसकी जगह एसेसरी कैम्बियम जो होती है, कौन सी? एसेसरी जो कैम्बियम होती है वो स्थान ले लेती है, और जो पेरी साइकिल होता है इसका, जो पेरी साइकिल होती है, और डीपर, क्या है, जो डीपर कॉर्टिकल लेयर होती है, क्या होती है? डीपर जो कॉर्टिकल लेयर होती है, यानी कॉर्टेक्स वाले भाग से या पेरीसाइकिल की कोशिकाएं विभाजन शुरू कर देती हैं, जो कैम्बियम का रूप ले लेती हैं। तो इस कारण यहाँ क्या हो जाता है? रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो कहलाता है बोगनविलिया। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। थोड़े से ये क्वेश्चन अति कठिन है और फैक्ट लेवल पर निर्भर करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इन द एनाटॉमी ऑफ बोरहाविया? जो बोरहाविया का तना होता है उसमें जो वैस्कुलर बंडल, यानी जो ऊतक होते हैं, संवहन जो बंडल होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है या व्यवस्था क्रम कैसा होता है? तो ध्यान में रखना, इसमें एक्चुअली में टू लार्ज मेडुलरी बंडल होते हैं और मैनी स्मॉल पेरिफेरल बंडल होते हैं। ध्यान में रखना, इसमें क्या होते हैं? मेडुलरी बंडल्स होते हैं और मैनी स्मॉल पेरिफेरल बंडल्स होते हैं। ये बोरहाविया का स्टेम है, अगर यहाँ नजर डालेंगे तो ये बोरहाविया का स्टेम है। तो देखिएगा, जो ये मेडुलरी क्षेत्र है, मेडुलरी क्षेत्र में ये दो वैस्कुलर बंडल देखने को मिल रहे हैं। ये दो वैस्कुलर बंडल का है, मेडुलरी बंडल बोलते हैं। और इसके अलावा ये वाले जो बंडल आप देख रहे हैं, ये इसके अलावा ये दूसरा रिंग है जो ग्राउंड टिश्यूज में हमें देखने को मिलता है, ये वाले बंडल। तो इस तरह से हमें दो प्रकार के बंडल दिखाई देते हैं। हमने बोरहाविया का इसीलिए डायग्राम लगाया है। ये चूंकि इनॉर्मस कंडीशन होती है, यानी एक प्रकार का असामान्य वृद्धि होती है या असामान्य वृद्धि के कारण ये डिस्टरबेंस होता है, तो ये कंडीशंस कहलाती है
तो हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। हमने नेट से को लिया था, तो वही कह रहा है कि दो लार्ज मेडुलरी बंडल्स होते हैं, यानी मध्य में दो बड़े वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, मैनी स्मॉल पेरिफेरल, और बहुत सारे स्मॉल जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं। तो ये कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? बोरहविया स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्राजाइलरी फ्लोएम? इंट्राजाइलरी फ्लोएम का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इंट्राजाइलरी फ्लोएम का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इंट्राजाइलरी फ्लोएम का तो क्या है? तो लेप्टाडीनिया और साल्वाडोरा, या साल्वाडोरा जो होता है वो इंट्राजाइलरी फ्लोएम। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। मैं अपने पूरे अनुभव के साथ बोलते हैं, ये क्वेश्चन चूंकि फैक्ट लेवल पर रहते हैं और कई बार आता है इंट्राजाइलरी फ्लोएम और मेडुलरी बंडल किस में पाया जाता है, तो अक्सर मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ इनमें, भूल जाता हूं अक्सर। तो ये थोड़े फैक्ट लेवल पे हैं, तो इनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको केवल इतना याद रखना है कि इंट्राजाइलरी फ्लोएम, लेप्टोडीनिया और साल्वेडोरा एग्जाम्पल याद रखना है, कौन किस में पाया जाता है, बस इतना ही सफिशियंट है एग्जाम क्लियर करने के लिए। इंट्राजाइलरी फ्लोएम लेप्टोडीनिया और साल्वेडोरा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, कहता वेयर आर द इन्वर्टेड कॉर्टिकल बंडल्स लोकेटेड इन द निक्टेंथस सिस्टम? ये दो क्वेश्चनों से बना है। एक बार पूछता है कि वह प्लांट कौन सा है जिनमें इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, उल्टे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में? तो वो आंसर है निक्टेंथस। इसने यहाँ क्वेश्चन घुमाया है। ठीक है, क्वेश्चन घुमाया, उसने क्वेश्चन आंसर मिलाया है। उसने कहा इन्वर्टेड कॉर्टिकल बंडल लोकेटेड इन निक्टेंथस, उसने आंसर भी दिया। फिर उसने पूछा कि इनकी स्थिति क्या होती है। ये पिथ रीजन में पाए जाते हैं, इन फोर कॉर्नर ऑफ कॉर्टेक्स या अराउंड वेस्कुलर कैम्बियम। तो देखिए कॉर्टिकल शब्द लगा है, कॉर्टिकल का मतलब ये होता है कॉर्टेक्स में। एक्चुअली में अगर हम निक्टेंथस का चित्र बनाएंगे, मुझे जितना याद आ रहा है निक्टेंथस का चित्र इस तरह का चित्र निक्टेंथस का होता है। इसका ये जो कॉर्टेक्स भाग होता है इसमें वेस्कुलर बंडल उल्टे पाए जाते हैं, फ्लोएम अंदर होता है, जाइलम बाहर की होता है। इस तरह से कॉर्टेक्स में कंडीशन हमें दिखाई देती है। ये ये कंडीशन दिखाई देती है। तो ये इन्वर्टेड मतलब उल्टे वेस्कुलर बंडल है और कॉर्टेक्स में पाए जा रहे हैं। किसमें पाए जा रहे हैं? निक्टेंथस में। ये याद रखना, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा है कि इन्वर्टेड जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल है वो किसमें देखने को मिलते हैं, तो आंसर होता है निक्टेंथस में। रट्टा मार के रखिएगा। अब उसने यहाँ पूछ दिया किस रीजन में पाया जाता है, चूंकि मुझे नया क्वेश्चन बनाना था तो फिर इसलिए ये कॉर्टेक्स के कॉर्नर्स, चार कॉर्नर्स पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। कहता है विच आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकाट स्टेम? देखिएगा, एक्चुअली में अभी हमने आपको बताया कि जो मोनोकाट होता है, क्या होता है? जो मोनोकाट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, यही तो अभी हमने बताया। यानी द्वितीयक वृद्धि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें नहीं पाई जाती, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि एक बीजपत्री होने के बावजूद उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। वो कौन कौन है? तो लिलिएसी ग्रुप के दो पौधे हैं, ड्रेसिना और यक्का। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें असमान रूप से द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इनको रट्टा लगा लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 पे। कहता है व्हाट इज द फॉर्म ड्यू टू द एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम बिग्नोनिया स्टेम? बिग्नोनिया स्टेम में जो एबनॉर्मल असमान जो वैस्कुलर कैम्बियम होती, कैम्बियम असमान रूप से वृद्धि कर देती है, तो उसका रिजल्ट क्या है, उससे क्या बन जाता है? तो हम आपको बता दें उसमें फोर लॉन्गिट्यूडनल फर्रो बन जाती हैं, फ्लोएम वेट्स इनटू द जाइलम। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। कहता व्हाट इज द प्राइमरी एनामेलस स्ट्रक्चर? एनामेलस का मतलब असमान संरचना जो होती है एरिस्टोलोकिया स्टेम में। एरिस्टोलोकिया का जो तना होता है उसमें कुछ असमान संरचना बन जाती है, वो क्या है? तो कहता है मेडुलरी बंडल का बनना, वाइड एंड कंजप्सिकस मेडुलरी रेस का बनना, या कॉर्टिकल बंडल का बनना, या अब्सेंस वेसल्स। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे?
तो ध्यान में रखना, इसका आंसर हम आपको बता दें कि मेडुलरी बंडल किस में पाए जाते हैं, तो अभी हमने बताया था बोरहाविया में पाए जाते हैं। बोरहाविया में अगर पूछेगा मेडुलरी वेस्कुलर बंडल किस में देखने को मिलते हैं, तो आपको आंसर करना बोरहाविया। बोरहाविया, ठीक है, बोरहाविया में पाए जाते हैं। दूसरा आप पूछ देगा कि कॉर्टिकल बंडल किस में पाए जाते हैं, तो कैजोराइना में पाए जाते हैं। ये कॉर्टिकल बंडल अभी 2021 में पूछा था, किस में पाए जाते हैं, कैजोराइना में पाए जाते हैं। और वेसल्स तो आप सब जानते हैं किसमें अब्सेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स अब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या यहां से करेंगे, बी, वाइट कंजप्सिकस मेडुलरी रेज, ठीक है, यानी पिथ रेज बोलते हैं, तो ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मेडुलरी बंडल, वेस्कुलर बंडल इन द पिथ। मेडुलरी बंडल्स का मतलब समझना, वो वेस्कुलर बंडल जो पिथ में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, पिथ एरिया में पाए जाते हैं, उनको मेडुलरी वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। आर करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, अभी हमने बताया था इसका, बोराविया, और यहाँ बोराविया नहीं दिया है, तो ये एमरंथस में भी पाए जाते हैं, मिराबिलिस जलापम भी पाए जाते हैं, और एक्रेंथस में भी पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आएगा बी। ये सारे एग्जाम्पल को सिर्फ रट्टा लगाना है। अगर आपको नहीं तैयार हो रहा है तो आप जब क्लास हमारी प्लांट एनाटॉमी की थ्योरी वाली क्लास है, वहां हमने सबके एग्जाम्पल बताए, चार चार पांच पांच, वो एक चार्ट बना लीजिएगा। मुझे लगता है एक पेज में आराम से 10 लाइनें, 10 है, ये जो क्वेश्चंस हैं वेस्कुलर बंडल के, ये 10 टाइप के हैं। उनको 10 को एक अपनी दीवार पे जहां पढ़ते हैं वहां एक स्लिप चिपका लीजिए। डेली सुबह शाम देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा कि मेडुलरी बंडल्स किस में पाए जाते हैं, तो 3-4 एग्जाम्पल है, उनको याद कर लीजिएगा। इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल, तो आपको अभी हमने बताया ही, टेंथस में जो कॉमन क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन कॉमन पूछता है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, तो आपको लगाना है क्या कहते हैं, कैजोराइना को, ठीक है। तो ये इस तरह से 4-5 जो हमने थ्योरी क्लास में था उसको लगा लो, तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है जो अक्सर गलत होता है, क्योंकि नाम जो है वो मिलते जुलते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। What develops as a result of anomalous growth in the लेप्टाडीनिया स्टेम, कहता है जो एनामेलस असामान्य वृद्धि होती है लेप्टाडीनिया के तने में, वो क्या होती है, कहता है इंट्राजाइली फ्लोएम बनता है, बोथ इंटरजाइली और इंट्राजाइली। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ। इसमें क्या होता है, इंट्राजाइली और इंटरजाइली फ्लोएम, और यही से क्वेश्चन आपको पूछता है। यहां आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि इंटरजाइली और इंट्राजाइली फ्लोएम किस में पाया जाता है, तब आपका आंसर होगा लेप्टिडीनिया स्टेम में। समझा गया। हमने क्या किया है, ये चीज हमने ऑप्शन में दे दी, क्वेश्चन को पलटा दिया है, जिससे कंफ्यूजन हो जाए आपको, इसलिए। तो ध्यान में रखना, आपसे पूछता है अक्सर एग्जाम्पल, इंटरजाइली और इंट्राजाइली फ्लोएम फाउंड इन विच प्लांट, तो आपका आंसर होगा लेप्टिडीनिया स्टेम में, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा कॉपी पे, मैंने सारे वो क्वेश्चन जो फंसाते हैं वो सब लिए हैं। फिर कहता है सेकेंडरी ग्रोथ इन चीनीपोडियम स्टेम अकर्स ड्यू टू द, द्वितीयक जो वृद्धि होती है चीनीपोडियम स्टेम में, वो पाई जाती है कहाँ, नॉर्मल कैम्बियम में, सक्सेसिव रिंग इन एक्स्ट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, बिल्कुल। चीनीपोडियम में जो एक्स्ट्रा फैसिकुलर कैम्बियम होती है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, सक्सेसिव रिंग में, तो ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाउ आर द सेकेंडरी बंडल अरेंज इन मिराबिलिस जलापा। जो मिराबिलिस में सेकेंडरी वेस्कुलर जो बंडल होते हैं वो अरेंज रहते हैं कहाँ, तो ये स्कैटर्ड रहते हैं ग्राउंड टिश्यू में, ध्यान रखना। कंज्वाइंट, कोलेटर और क्लोज्ड होते हैं, और कहाँ फैले रहते हैं, तो ये ग्राउंड टिश्यूज में फैले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, फ्रॉम वेयर डज द सेकेंडरी कैम्बियम ओरिजिनेट ड्रेसिना, कहता है जो सेकेंडरी कैम्बियम होती है वो ओरिजिनेट होती है ड्रेसिना में, कहाँ, एंडोडर्मिस में होती है, या पेरीसाइकिल से, या इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, तो ये पेरीसाइकिल या फिर इनर मोस्ट ऑफ लेयर ऑफ कॉर्टेक्स से डेवलप होती है कैम्बियम, किसमें, ड्रेसिना में। तो आपसे पूछेगा कि जो कैम्बियम बनती है पेरीसाइकिल या कॉर्टेक्स से, वो किसमें बनती, तो आप आंसर होगा ड्रेसिना में, यक्का और ड्रेसिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच प्लांट एनाटॉमी द पॉलीस्टीलिक कंडीशन। पॉलीस्टीलिक का मतलब एक प्रकार से ज्यादा स्टील का पाया जाना, एक से अधिक स्टील का। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है स्लेजनेला का। स्लेजनेला क्या है? एक टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइटा है। आपको जब हमने स्लेजनेला पढ़ा है, तो जब उसका स्टेम पढ़ा है, तो वहां हमने स्टार लगा के बताया था कि स्लेजनेला की कौन कौन सी जाति पॉलीस्टीलिक होती हैं, यानी एक से अधिक स्टील पाए जाते हैं। तो ये हमने वहां आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। फ्रॉम वेयर डज द रिंग ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल फ्रॉम द एक्रेंथस कहते हैं जो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल होते हैं एक्रेंथस स्टेम में, वो कहाँ पाए जाते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एक्स्ट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंडोडर्मिस या फ्लोयम। इसका आंसर हम सही क्या करेंगे? तो इसका आंसर हम सही करेंगे एक्स्ट्राफेसिकुलर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द एनामेलस फ्लोएम इन साल्वेडोरा स्टेम कार्ड? साल्वेडोरा स्टेम में जो असमान वृद्धि पाई जाती है फ्लोएम में, वो क्या कहलाती है? वो कॉर्टिकल फ्लोएम होता है, या इंक्लूडेड इंट्राजाइलरी फ्लोएम, या मेडुलरी फ्लोएम, या प्राइमरी फ्लोएम? तो वो होता है, वो क्या होता है? तो ऑप्शन करेंगे, क्या करेंगे? इंक्लूडेड इंट्राजाइलरी फ्लोएम। अब ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 करेंगे। इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल, अभी हमने बताया है जाइलम आउटसाइड और फ्लोएम इनसाइड होता है, किस में पाया जाता है? निक्टेंथस के कॉर्टिकल में, या बोराविया के मेडुलरी बंडल में, कुकुरबिटा? इसका आंसर 66 का क्या होगा? 67 का भी आप आंसर करेंगे। द वुड ऑफ साइकस इज डिस्क्राइब्ड एज, जो साइकस की लकड़ी होती है उसे किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं? ये पिक्नोजाइलिक होता है, या मोनो, मोनो की जगह मैनोजाइलिक, मैनोजाइलिक होता है, और या डिप्लोजाइलिक होता है, या नॉन पोरस होता है? आप आंसर करिएगा। और 68 का भी आप आंसर करिएगा। व्हाट द एनॉमली फाउंड द एरियल रूट ऑफ टेनोस्पोरा या गिलोय? जो टीनोस्पोरा होता है, गिलोय होता है, और उसकी जो एरियल रूट होती है, उसका खास करेक्टर एब्सेंस जाइलम, प्रेजेंस ग्रीन कॉर्टेक्स एंड अल्टरनेटिंग स्ट्रिप ऑफ स्ट्राइप ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ कॉर्क, या मेडुलरी बंडल, या मल्टीपल एपिडर्मिस? आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट 69 का भी आंसर करेंगे। व्हाट द काज द एनोमैली टिकोमा स्टेम? टिकोमा स्टेम में जो असमान वृद्धि होती है वो कैसे होती है? वो इंटरजाइली फ्लोएम के कारण होता है, या एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ फ्लोएम के द्वारा, या कॉर्टिकल बंडल, या सक्सेसिव रिंग के कारण? और ये 70 नंबर का भी करेंगे। एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इज स्ट्राइकनोस, ये क्वेश्चन रट्टा मार के जाइए। स्टोनॉक स्टेम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो स्ट्राइकनोस, ये पीजीटी और टीजीटी में बहुत, इसका हम आंसर बता दें तो गड़बड़ ना हो। एनोमेलस जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्ट्राइकनोस में, स्ट्राइकनोस स्टेम में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन से? स्ट्रैगनोस नक्स बोमिका, होम्योपैथ में दवा आती है नक्स बोमिका, जो पेट और नर्वस के लिए दी जाती है, स्ट्रैगनोस बोमिका। इसके जो पौधा होता है, इसमें सक्सेसिव कैम्बिया और इंटरजाइली फ्लोएम कारण होता है। तो 70 का जो ऑप्शन हमने बताया है, वो 70 का ऑप्शन हमने आपको बता दिया है, इसलिए क्योंकि गलत ना हो। तो सक्सेसिव कैम्बिया, कैम्बियम एंड इंटरजाइली फ्लोएम। ठीक है, तो ये है। आप हमें आंसर जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।